सियासी बहस की भाषा कहां से कहां पहुंच गई है। शरारती बच्चों ने भद्दी भद्दी गालियां बोली। ऐसे कुछ भाड़े के जर्सी गाय से मंगलसूत्र तक और मौत का सौदागर से गंदी नाली का कीड़ा तक। ये रुपये कौन कौन विधवा थी जो लेती थी? ये कांग्रेस की कौन सी विधवा थी जिसके खाते में रुपया जाता था? किसी ने 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड देखी है? 2002 के गुजरात दंगों के बाद राहत शिविरों पर दिए गए बयान से लेकर जंतर मंतर पर बच्चों को मिली गालियों तक और ट्विटर पर गालीबाजों को फॉलो करने से लेकर संसद में इस्तेमाल हुए अपशब्दों तक। देश के वैज्ञानिक उग्रवादी सिरे ले रहे हैं। उग्रवादी बोलने भी तो कभी खड़ा होगा, ये बता रहा हूँ। मुझे तो गालियां दी गई, मेरी स्वर्गीय माता को भी गालियां दी गई। न जाने कितना भद्दा स्वरूप था। कल्चरल शॉक है। लेकिन मैं आज बात करना चाहता हूँ, हमारे गरीब देश में ये 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड ये कांग्रेस की कौन सी विधवा थी? आज हम इस वीडियो में बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बदलती भाषा शैली की और उस इकोसिस्टम की जिस पर पत्रकार राणा अय्यूब, गौरी लंकेश, रवीश कुमार जैसे नामों को निशाना बनाया गया। ये रिपोर्ट तैयार की है द लेंस के सहयोगी आवेश तिवारी ने। नमस्कार, मैं हूं पूनम ऋतु सेन और आप देख रहे हैं द लेंस। दो की बात है। गुजरात दंगों के तत्काल बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उस वक्त गुजरात के मुख्यमंत्री थे। मुस्लिम दंगा पीड़ितों के लिए बने राहत शिविरों को उन्होंने बच्चा पैदा करने वाले केंद्र कहा था, जिस पर जमकर बवाल कटा। दरअसल एक चुनावी रैली में उन्होंने कहा था कि दंगों से प्रभावित मुस्लिमों के लिए बने राहत शिविर बच्चे पैदा करने वाली फैक्ट्रियों में बदल सकते हैं। इसका मतलब यह था कि मुसलमानों के बड़े परिवार होते हैं, इसलिए वो सरकार से राहत पाने के हकदार नहीं है। बाद के वर्षों में नरेंद्र मोदी ने मुस्लिमों के साथ विपक्ष और विपक्षी नेताओं पर ऐसी भाषा का इस्तेमाल किया जो कि सीधी गाली भले ना हो, लेकिन नफरती, अपमानजनक और सामाजिक आचार विचार में कतई स्वीकार न की जा सकने वाली भाषा जरूर थी। साल 2002 के गुजरात दंगों पर किताब गुजरात फाइल्स एनाटॉमी ऑफ अ कवर अप लिख चुकी खोजी पत्रकार राणा अय्यूब को किताब लिखने के बाद निरंतर जान से मारने की धमकियां मिल रही थी। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद ने इसका संज्ञान लेते हुए इस पर गंभीर चिंता जताई थी और कहा कि सरकार राणा अय्यूब की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करे। राणा अय्यूब का कहना था कि मेरे नाम का एक पॉर्न वीडियो बनाया गया है जिसमें मॉर्फ करके मेरा चेहरा लगा दिया गया है। इसे फोन पर व्हाट्सएप के जरिए हिंदुस्तान में फैलाया जा रहा है। उन्होंने कहा था कि मेरा फोन नंबर और मेरा पता ट्विटर पर ट्वीट किया गया है जिसमें लिखा गया है आई एम अवेलेबल, यानी मैं उपलब्ध हूँ। राणा अय्यूब ने उस वक्त कहा था कि मुझे सामूहिक बलात्कार की धमकियां मिल रही हैं। मैंने इस मामले में अपनी सफाई भी दी है, लेकिन फिर भी लोग मुझे मैसेज कर रहे हैं कि वो मेरे घर आकर मेरा बलात्कार करेंगे और मुझे मार देंगे। मेरे नंबर पर लोग मुझे गंदी तस्वीरें भेज रहे हैं और मुझसे पूछ रहे हैं कि क्या आप देह व्यापार से जुड़ी हैं और हमें अपनी सेवाएं दे सकती हैं। पत्रकार गौरी लंकेश की मौत के बाद उन्हें ऑनलाइन गाली दिए जाने का सिलसिला शुरू हो गया था, जब ये पता लगा कि वो बजरंग दल और आरएसएस के नफरत विरोधी अभियान में शामिल थी। अब आपको बताते हैं कि दंगों के बाद कैसे कैसे बदली पीएम मोदी की भाषा। 2004 में एलके आडवाणी की भारत उदय यात्रा के दौरान पीएम मोदी ने कांग्रेस नेता सोनिया गांधी की तुलना जर्सी गाय और उनके बेटे राहुल गांधी को हाइब्रिड बछड़ा से करते हुए उनके विदेशी इटालियन मूल का मजाक उड़ाया। उन्हें भारतीय राजनीति के लिए अनुपयुक्त बताया। इस तरह की उपमाएं भारतीय राजनीति में स्वीकार्य नहीं थी। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार जा रही थी, लेकिन उनके नेतृत्व में भाजपा ने विपक्ष और आलोचकों के प्रति अपनी भाषा शैली की मर्यादा को बनाए रखा।
2009 आते आते गांधी परिवार पर मोदी के हमले और तीखे हो गए। यह बात सियासी हलकों में कही जाने लगी थी कि मोदी व्यक्तिगत और अपमानजनक हमलों का कोई अवसर नहीं छोड़ते। यकीनन 2014 के चुनाव में पीएम नरेंद्र मोदी की जीत के पीछे कटाक्षपूर्ण, अपमानजनक, आक्रामक भाषण की भी भूमिका थी, जो यूपीए से उकताए जनता के एक वर्ग को पसंद आने लगा था। दिलचस्प यह था कि अब इस भाषा का इस्तेमाल पीएम मोदी के अलावा भाजपा के अन्य सांसद भी कर रहे थे। जंतर मंतर पर गाली और पीएम मोदी की प्रतिक्रिया भी अब आपको बताते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने बीते 31 जुलाई की देर रात बच्चों के नाम दिए गए संदेश में जंतर मंतर पर प्रदर्शन पर गाली देने वाले बच्चों को माफी देने की बात कही। उन्होंने बच्चों को संस्कारित होने के लिए भी कहा। जिस वक्त उनका यह वीडियो आया, समूचा विपक्ष पीएम मोदी से जंतर मंतर पर बच्चों के खिलाफ लाठीचार्ज के लिए माफी मांगने की मांग कर रहा था। साथ ही वो गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे पर भी अड़ा हुआ है। नहीं भूलना चाहिए कि इसी आंदोलन में एक युवती के निजी अंगों में दिल्ली पुलिस द्वारा लाठी घुसाने, एक युवती को थप्पड़ मारने और छात्राओं द्वारा निजी अंगों पर हाथ लगाने जैसे शर्मनाक वाकये भी सामने आए। सिर्फ इतना ही नहीं, आईटी सेल द्वारा आंदोलन समर्थकों के खिलाफ एक बड़ी ट्रोल आर्मी लगाकर उनको गाली दिलवाई जा रही थी और उनका मखौल उड़ाया जा रहा था, जो अभी भी बदस्तूर जारी है। लेकिन उस पर किसी भी किस्म की कोई प्रतिक्रिया अब तक नहीं आई है। चलिए बात करते हैं कि आखिर कैसे गालीबाजों के फॉलोअर्स बने पीएम मोदी। पीएम मोदी ने अपनी वेबसाइट 2005 में बना ली थी। 2009 में वो ट्विटर पर आ गए, जबकि राहुल गांधी 2015 में ट्विटर पर आए और आम आदमी पार्टी ने 2012 में ट्विटर पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। लेकिन पीएम मोदी के ट्विटर अकाउंट दो वजहों से लगातार चर्चा में रहे। पहला, फर्जी और बेनामी फॉलोअर की वजह से। दूसरा, सीरियल ऑनलाइन गालीबाजों को पीएम मोदी द्वारा फॉलो किए जाने की वजह से। इन गालीबाजों का उदय 2014 से हुआ था। ये वो लोग थे जो पत्रकारों, विपक्षी नेताओं और भाजपा सरकार के आलोचकों को गाली देते थे और अपने बायो में गर्व से लिखा करते थे कि पीएम मोदी द्वारा फॉलो किए जाने से गौरवान्वित। लेकिन जुलाई 2015 में गजब हुआ। पीएम मोदी ने डिजिटल संपर्क नाम से एक कार्यक्रम रखा, जिनमें 150 लोगों को बुलाया गया, जिनमें तमाम गालीबाज भी शामिल थे, जिन्होंने मोदी जी के साथ अपनी सेल्फी अगले दिन अपने सोशल मीडिया अकाउंट में लगाई। अब बात की गालीबाजों के निशाने पर पत्रकार, विपक्ष और आलोचक कैसे आए। पत्रकार स्वाति चतुर्वेदी बीजेपी के ट्रोल्स पर आधारित अपनी किताब में कहती हैं कि मेरा सामना ऐसे गालीबाजों से हुआ जो पीएम मोदी के साथ हाथ मिलाते हुए कवर पेज लगाते थे और दूसरों को बलात्कार या रेप की पैदाइश बताते थे। उन्होंने शोभा डे का एक किस्सा सुनाया है कि जब ट्विटर पर शोभा डे ने भाजपा नेता गोपीनाथ मुंडे को श्रद्धांजलि दी, तो पीएम द्वारा फॉलो किए जाने वाले एक अकाउंट ने लिखा कि हम आपकी परेशानी समझ सकते हैं, आपने बहुत दिनों से सेक्स नहीं किया है, इतना फ्रस्ट्रेट होने की जरूरत नहीं है। स्वाति जो उदाहरण दे रही है, ऐसे उदाहरण 2019 के चुनाव के बाद बढ़ते चले गए। भाजपा ने ना तो अपने आईटी सेल को गालीबाजों को रोकने को कहा, ना पीएम मोदी के हैंडल ने उन्हें फॉलो करना छोड़ा। यह एक ऐसा इकोसिस्टम बना जिसमें भद्दी गालियों से आलोचकों और विपक्षियों को आतंकित करने की कोशिश की गई। रवीश कुमार एक जाना पहचाना नाम, उनके द्वारा ऑनलाइन के साथ साथ फोन कॉल और मैसेज पर इस कदर भद्दी गालियां देने का एक बड़ा अभियान शुरू किया गया कि उन्हें एक समय बॉडीगार्ड तक रखना पड़ा। ऐसा ही व्यवहार टीवी एंकर बरखा दत्त और राजदीप सरदेसाई के साथ भी किया गया। अब आपको याद दिलाते हैं मोदी जी ने गिनाई जब गालियां। साल 2024 आते आते मोदी जी और आक्रामक हो गए थे। विपक्षियों का विरोध करने में सारी मर्यादाएं ताक पर रखी जा रही थी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हिंदुओं की संपत्ति और मंगलसूत्र छीनकर वोट बैंक के लिए मुस्लिमों में बांटेगी। कांग्रेस कब्जा करेगी, सरकार के नाम पर कब्जा करके आपकी संपत्ति को छीन करके बांटने की बात कर रही है। कांग्रेस यहां तक जाएगी। भाइयों बहनों, आप सोचिए, हमारी माताओं बहनों के पास सोना होता है। ये सोना अवसरों पर सिर्फ शरीर पर पहन करके प्रभाव पैदा करने के लिए नहीं होता है। हमारे देश में माताओं बहनों के पास जो सोना होता है, कितना ही कम क्यों न हो, वो स्त्री धन होता है, पवित्र माना जाता है, कानून भी उसकी रक्षा करता है।
अब इनकी नजर कानून बदलकर ये हमारी माताओं बहनों की संपत्ति छीनने का भी खेल खेला जा रहा है। उनका मंगलसूत्र, उस पर उन लोगों की नजर है। मनमोहन सिंह के पुराने और आधे अधूरे बयान का हवाला देते हुए मुसलमानों का पहला अधिकार का जिक्र किया। चुनाव आयोग और विपक्ष ने इसे हेट स्पीच का हिस्सा बताया, लेकिन इसको लेकर किसी प्रकार की कार्रवाई की होगी या देखने को नहीं मिला। पिछले वर्ष बिहार चुनाव के दौरान एक व्यक्ति ने पीएम मोदी के लिए अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया, वह एक बड़ा मुद्दा बन गया। खुद पीएम मोदी ने अपने मंच से कहा कि विपक्ष हमें गाली दिलवा रहा है। इसके पहले पीएम मोदी ने कुरुक्षेत्र की अपनी चुनाव जनसभा में कांग्रेस के द्वारा दिए गए कथित अपशब्द गिनाए। उन्होंने कहा कि ये गालियां प्रधानमंत्री बनने के बाद भी दी गई और कांग्रेस प्रेम का नकाब पहनकर गाली देती है। अप्रैल 2023 में कर्नाटक के बीदर, हुमनाबाद में उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने अब तक 91 बार अलग अलग गालियां दी हैं। अब तक मुझे ये कांग्रेस के लोगों ने 91 टाइम अलग अलग गालियां दी है। ऐसा नहीं है कि अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल केवल पीएम नरेंद्र मोदी तक सीमित रहा। गृह मंत्री अमित शाह ने इसी साल संसद के सत्र में साला शब्द का इस्तेमाल किया। अब चुनाव आयोग ने तो निर्णय कर दिया, मगर मैं भी साहब थोड़ा ज्यादा सोचता हूँ। तो मैंने सोचा साला ये चुनाव आयोग कहता है कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, तो ये लोग आरोप क्यों लगा रहे हैं? जिसे बाद में हटा दिया गया। इस पर विपक्ष ने बहुत शोर मचाया। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे हर सत्र में पंडित नेहरू के खिलाफ बेहद अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करते हैं। भारत के पहले प्रधानमंत्री अय्याशी कर रहे थे। अनुराग ठाकुर द्वारा 2020 दिल्ली चुनाव में देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को ये नारा लगवाया। गद्दारों को गोली मारो सालों को, देश के गद्दारों को। चुनाव आयोग ने उन्हें स्टार प्रचारक की सूची से हटाकर अपने कर्तव्यों की इतिश्री कर ली। योगी आदित्यनाथ की मुस्लिमों को लेकर सीरियल अपमानजनक टिप्पणियां की गई। अब सोशल मीडिया पर किसी अज्ञात व्यक्ति को दी जा रही उनकी गालियां वायरल है। 21 सितंबर 2023 को चंद्रयान 3 की सफलता पर चर्चा के दौरान तत्कालीन भाजपा सांसद रमेश बिधूड़ी भाषण दे रहे थे। तत्कालीन बसपा सांसद कुंवर दानिश अली ने बीच में कुछ टिप्पणी की। इसके जवाब में बिधूड़ी ने दानिश अली पर सांप्रदायिक और अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया। दानिश अली और मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार बिधूड़ी ने उन्हें निम्नलिखित शब्द कहे जो अब लोकसभा की कार्रवाई से हटा दिए गए हैं। छत्तीसगढ़ के मौजूदा मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और पूर्व मंत्री एवं वर्तमान विधायक राजेश मूणत द्वारा दी गई गालियां भी सोशल मीडिया पर मौजूद है। कुल मिलाकर सवाल एक ही है कि क्या लोकतंत्र में सत्ता और विपक्ष की लड़ाई शब्दों की मर्यादा से लड़ी जा सकती है? यह गाली, कटाक्ष और नफरत अब राजनीति का न्यू नॉर्मल बन चुका है। जंतर मंतर पर बच्चों को माफी देने की बात हुई, लेकिन आईटी सेल की ट्रोल आर्मी पर चुप्पी साधी रही। पत्रकारों को धमकियां मिली, सांसदों ने संसद में अपशब्द बोले और चुनावी मंचों से समुदाय विशेष को टारगेट किया गया। क्या लगता है आपको? कमेंट में अपनी राय हमें जरूर बताइएगा और ऐसी ही फैक्ट बेस्ड रिपोर्ट्स के लिए द लेंस को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले रिपोर्ट में। ये खास रिपोर्ट थी द लेंस के सहयोगी आवेश तिवारी की। धन्यवाद।